हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PSY 100 को, जिसमें आपका टोटल 8 यूनिट था। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहला आपका टॉपिक है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है कि जब आप किसी पर्सन को देखते हैं, उसके बारे में आपको क्या अनुभव होता है, चाहे आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी है। जैसे अगर मैं पूछूं कि कूल कैप्टन कौन है, इंडियन क्रिकेट में कूल कैप्टन किसे कहते हैं, तो तुरंत आ रहा होगा दिमाग में कि धोनी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो उनको कूल बनाती है। वो फील्ड में खड़े रहते हैं, डिसीजंस ले लेते हैं और अंपायर सभी सोच रहे होते हैं, सब लोग वेट कर रहे होते हैं अंपायर्स के डिसीजन का। वो अपना डिसीजन पहले ही ले चुके होते हैं कि क्या रियल में हुआ है। तो वो उनका फीचर है, वो उनकी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर वो अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वो उनका क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व को आप समझ सकते हैं कि एक आवरण मतलब क्या होता है? एक पर्दा या फिर एक मुखौटा, जिसके द्वारा, जिसके हेल्प से हम लोग अपने आप को किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जो पर्सनैलिटी वर्ड है उसे हम लोग कहाँ से लिए थे? लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया था। और उस पर्सोना का अर्थ क्या है? नकाब या मुखौटा। उस समय पे प्लेज होते थे, नाटक होता था, जिसमें वो लोग यूज़ करते थे उस मुखौटे को अपना कैरेक्टर प्ले करने के लिए, अपने पात्र को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए वहाँ पर वो लोग उस मास्क को लगाते थे। तो उस पर्सोना शब्द से ये बना पर्सनैलिटी, जिसका अर्थ क्या है? बनावटी रूप। आप अपने आप को दूसरे के सामने कैसा दर्शाते हैं, वो आपका व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व के दो दृष्टिकोण होते हैं। प्रथम होता है सतही और दूसरा क्या होता है? तात्विक। तो सतह मतलब आप जानते होंगे कि जो सबसे ऊपरी परत होती है। आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उसको क्या देखते हैं? उसका बिहेवियर, या फिर उसके वो कैसे चल रहा है, उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? उनके शरीर की बनावट, उनकी रूपरेखा और उनका वेशभूषा। तो वो क्या होता है? सतही दृष्टिकोण। और उसके बाद आता है आपका तात्विक दृष्टिकोण, यानी कि उस पर्सन का स्वभाव कैसा है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके आंतरिक गुण कैसे हैं, जैसे उसकी बुद्धि कैसी है, उसके अंदर कुशलता कौशलता कैसी है, ये सारी चीज़ें। और जब इन्हीं दोनों को हम लोग मिलाते हैं, यानी कि जो उसका एक्सटर्नल है, जैसा वो दिख रहा है, और जो उसके गुण हैं इंटरनल, उन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? पर्सनैलिटी बनता है, वो उसका व्यक्तित्व बनता है। और किसी भी पर्सन के पर्सनैलिटी को समझने के लिए आप उसके फिजिकल लुक और उसके बिहेवियर दोनों को जब तक मिलाएंगे नहीं, तब तक आप उसकी पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब दो डेफिनेशंस हैं, एक वाटसन ने दिया था और एक आलपोर्ट ने दिया था। वाटसन ने क्या कहा कि अगर आपके अंदर कोई आदत है या आदतों के ऐसे तत्व हैं जो बहुत लंबे समय से देखे जा रहे हैं, उन्हीं सबको अगर जोड़ा जाए तो वो आपका क्या होगा? व्यक्तित्व होगा। वहीं पर आलपोर्ट ने क्या बताया कि जो हम विशिष्ट प्रक्रिया देते हैं, जो प्रतिक्रिया हम देते हैं किसी क्रिया की, वो आपका क्या है? दृष्टिकोण है या आपका व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तित्व की विशेषताएं, कि व्यक्तित्व में कौन कौन से विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है आत्मचेतना, यानी कि जब आप अपने आप को जान लेते हैं कि समाज में आपकी स्थिति क्या है, तो जो आपका व्यक्तित्व है वो समाज में स्वीकार किया जाता है। दूसरा है निरंतर निर्माण की क्रिया। जाहिर सी बात है, जब कोई पर्सन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला होता है तो वो रातों रात नहीं बनता है। जैसे अगर आप ही देखिए अपने आप को, 5 साल पहले आप कैसे थे और 5 साल बाद आप अभी कैसे हैं, तो क्या है? उसमें चेंजेस हैं। और वो चेंजेस रातों रात तो हुए नहीं होंगे, धीरे धीरे वो डेवलप हुआ होगा। तो वो निरंतर निर्माण की क्रिया है। नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तो अगर आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए तो आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आप। नेक्स्ट है आपका दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होती है? वह शक्ति होती है जो मनुष्य को कठिनाइयों से संघर्ष करने का क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका निर्देशित लक्ष्य। निर्देशित लक्ष्य मतलब क्या है? कि जब आप कोई भी बिहेवियर करते, कोई भी व्यवहार करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य जरूर छिपा रहता है। नेक्स्ट है सामाजिकता। सामाजिकता मतलब है कि जब एक व्यक्ति
समाज में जाता है, समाज के संपर्क में आता है, तो उसकी आत्मचेतना जागृत होती है और उसके साथ साथ ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट है आपका सामंजस्य। सामंजस्य में क्या करता है एक व्यक्ति, अपने बाहरी एवं आंतरिक जो व्यक्तित्व है उसका, जो उसका फीलिंग है या फिर उसके जो इमोशंस हैं, उनके बीच में वो तालमेल स्थापित करता है और उसके साथ वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। लास्ट है आपका एकीकरण। एकीकरण में क्या है कि जो व्यक्तित्व है वो किसी एक सिंगल चीज़ से नहीं बना हुआ है। जैसे अगर आप किसी को देखते हैं, उसका फिजिकल लुक से अगर आप डिसाइड कर लें कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो वो बस क्या है, उसका एक तत्व आपने देखा है, उसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे उसके इमोशंस कैसे हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ उसका तालमेल कैसा है, वो सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तब किसी पर्सन के व्यक्तित्व के बारे में आप जान सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व को अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया है। जैसे इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कैशमर ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा पर्सन जो साहसी है, छोटी हाइट का है, हष्टपुष्ट है और गोल आकृति का है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिकनिक कहते हैं। वहीं पर एस्थेनिक लोग कैसे होते हैं, वो लोग पतले होते हैं, चपटे, गोल और कोमल शारीरिक गठन वाले होते हैं, जिनके जो हाथ पैर हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं। नेक्स्ट था एथलेटिक। एथलेटिक में उन्होंने क्या बताया कि एक व्यक्ति की अच्छी मांसपेशियां हैं और हाथ पांव उसके लंबे चौड़े हैं, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, तो उसे हम लोग एथलेटिक के कैटेगरी में रखते हैं। और वहीं पर डिसप्लास्टिक मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जिसके अनुचित शारीरिक अनुपात है और बहुत ज़्यादा असामान्यताएं पाई जा रही हैं, तो उसे हम लोग डिसप्लास्टिक के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है सेल्डन। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक वो व्यक्ति हैं जो गोल मटोल से हैं और नरम, मतलब उनकी जो शारीरिक बनावट है, वो गठन जो उनका है वो नरम है। और वो ऐसे व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, आराम पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और हमेशा उनको सुख चाहिए होता है। नेक्स्ट है मेसोमार्फिक। ये क्या पसंद करते हैं, इनको जैसे हर एक काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं और जो इनका स्वभाव होता है वो क्रियाशील और शक्तिशाली होता है। और साथ ही साथ कैसे होते हैं, आक्रामक प्रकृति के होते हैं। मतलब अगर उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करे तो सबसे उससे भी तेज ये हो जाएंगे। और वहीं पर एक्टोमार्फिक कैसे होते हैं, ये शरीर से थोड़े दुबले पतले, मतलब कमज़ोर शरीर वाले और हृदय वाले, और बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और नाजुक होते हैं। बुद्धि भी होती है और उसके साथ साथ कैसे होते हैं कि अगर उनको लगता है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए तो वहाँ से तुरंत वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट विलियम जेम्स। इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोमल हृदय वाले होते हैं कि अपने काम से काम रखना और बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना। और वहीं पर कुछ कठोर हृदय वाले रहते हैं जिनको जो भौतिकवादी होते हैं, निराशावादी होते हैं। और जो इसके ऊपर वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, आशावादी होते हैं। वो हर एक चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूमैन और स्टर्न ने। इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पर्सनैलिटी है विश्लेषणात्मक। उन्होंने क्या बताया कि इसमें जो व्यक्ति है वो हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कि उसका एनालिसिस वो करता है। और वहीं पर जो अपोजिट पर्सनैलिटी है उसको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के बारे में जानने की इच्छा नहीं है, वो सूक्ष्म अध्ययन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो इससे आपके बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो यहाँ तक आप इसको समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अब एक टॉपिक और इसका बचता है कि पर्सनालिटी को निर्धारित करने वाले कौन से तत्व होते हैं। और इसमें एक पर्सनालिटी से रिलेटेड सिगमंड आते हैं, एक राइटर हैं जिन्होंने पर्सनालिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक होता है आईडी, एक होता है आपका ईगो और एक होता है सुपर ईगो। यानी कि इद, अहम और परम अहम, तीनों को एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा। जैसे आप बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई करने में जिसको मज़ा आता है तो वो बस पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं पर दिमाग आपका अलग ही दुनिया में चल रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि पढ़ाई थोड़ा सा बोझ है,
इसके जगह पे अगर हम लोग व्हाट्सएप चला लें तो ज़्यादा उसमें मज़ा है। इड आपका क्या करता है, जो जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इद, ये हर जगह पे खुशियाँ ढूंढता है, प्लेजर, ठीक है। सही गलत झूठ सही इन सब से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है, जिस चीज़ से खुशी मिलेगी वो काम वो करेगा। फिर एक होता है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को मानने वाला होता है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर इसके झूठ बोलने से किसी की डेथ हो रही है तो वो किसी सच बोलने से अगर कोई मर रहा है तो वो सच बोल देगा, भले मर रहे हैं लेकिन हमको अपने सत्य पर टिके रहना है। तो अगर किसी पर्सन के अंदर इड और सुपर ईगो रहे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा और एक पर्सन डिप्रेशन में भी जा सकता है। अब किसी को बोले एकदम तुम सत्य पर ही रहो तो भी वो नहीं रह पाएगा, और दिन भर मजे ही करो तो वो भी नहीं रह पाएगा। तो इसलिए एक और पर्सनैलिटी आती है ईगो। ईगो में क्या है, ये इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। जैसे फ़ोन भी चलाना है और पढ़ाई भी करना है, तो ईगो क्या करता है, बीच का रास्ता निकालता है कि चलो ठीक है आधे घंटे फ़ोन चला लेते हैं, 1 घंटे पढ़ाई भी कर लेंगे, एग्ज़ाम्स हैं। तो ये किसने दिया था, सिगमंड ने दिया था, याद कर लीजिएगा नाम बस। और कितने पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, तो 3 पार्ट है। एक का नाम है इड, दूसरे का नाम है अहम, और तीसरे का नाम क्या है, सुपर ईगो यानी कि परम अहम। कहीं लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। कौन कौन से तत्व हैं जिससे हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है या हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका जैविक, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल कुछ ट्रेट्स होते हैं, यानी कि जब हम दुनिया में आते हैं तो कुछ फीचर्स, कुछ जीन्स हम अपने पूर्वजों से लेकर के पैदा होते हैं। जैसे आप एग्जांपल सुनते हैं, जैसी माँ है वैसी बेटी है, चाहे जैसे बाप है वैसा बेटा है। तो वो किसका देन है, वो जैविक तत्वों का देन है। तो उसमें वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसा बाप वैसा बेटा। और इसमें एक आता है अदर, मतलब अन्य कुछ तत्व हैं, जैसे हमारे शारीरिक गठन कैसा है। आप उसके ऊपर पढ़े थे जो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी कम हाइट का है, गोल मटोल सा है, तो वो बहुत ज़्यादा फन लविंग होता है, ये सारी चीज़ें। तो वो उसकी वजह से भी हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। हमारा शारीरिक रसायन कैसा है और उसके साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, इसके सहायता से भी हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक तत्व। अब सामाजिक तत्वों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि हम किस समाज में रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, और दूसरा हमारी संस्कृति क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। आई होप आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें समझ में आई हों। क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जैविक निर्धारक तत्व है। तो आपको याद होना चाहिए वंशानुक्रम, किसी पर्सन दुनिया में आया है, जैसे किसी की हाइट बहुत लंबी है तो इसलिए थोड़ी ना है कि बॉर्नवीटा पी रहा है, वो तो दुनिया में आया ही था उसी पर्सनैलिटी के साथ, उसी व्यक्तित्व के साथ कि उसकी हाइट लंबी होगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा गोरा है, कोई बहुत ज़्यादा सांवला है, तो वो क्या है, किसी चीज़ से अफेक्टेड नहीं है, वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं है, वो उसका जैविक तत्व है जिससे वो प्रभावित होकर के वैसा है। और वहीं पर कुछ तत्व ऐसे हैं, जैसे हम जिस परिवार में रहते हैं, घर का प्रभाव हमारा कैसा है, पड़ोस का प्रभाव, स्कूल का प्रभाव, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर के जो पर्सनैलिटी डेवलप होता है वो सामाजिक में आता है और सांस्कृतिक में आता है। आई होप यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आया हो। दूसरा यूनिट है आपका एटीट्यूड, यानी कि आपकी अभिवृत्ति या दृष्टिकोण, हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। जैसे एटीट्यूड भी क्या है, आपके पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। जैसे लोग बोलते हैं कि इनका जो एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हर एक चीज़ को सकारात्मक रूप से देखते हैं। तो उसी एटीट्यूड के बारे में हम देखेंगे। तो एटीट्यूड क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का वह गुण होता है, किसी व्यक्तित्व का वह गुण होता है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे भी लैटिन शब्द के एप्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, योग्यता या सुविधा, स्किल एंड एबिलिटी। और अगर हम लोग दृष्टिकोण की बात करें तो ये क्या है, एक मानसिक दशा है, यानी कि मेंटल है।
पर्सनैलिटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि वो फिजिकल प्लस मेंटल और इमोशनल हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है। उसी में से ये जो मेंटल वाला पार्ट है वो आपका किससे रिलेटेड है, एटीट्यूड से रिलेटेड है। ये हमारी मानसिक दशा होती है जो हम सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका को प्रस्तुत करती है। अब यह व्यक्ति के मनोभावों तथा विश्वास को इंगित करती है, यानी कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा बिहेव करते हैं, ये हमारे एटीट्यूड से ही पता चलता है। जैसे एग्ज़ाम देकर के आते हैं तो हमको लगता है एकदम कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि बहुत अच्छा पेपर गया है, यानी कि नंबर बहुत मिलेंगे, तो उस समय हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है। जैसे एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ कि मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है, तो ये मेरे जॉब के लिए क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शा रहा है। मेरी मनोवृत्ति तो है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मुझे वो पसंद है तो ये क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। नेक्स्ट, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो सबसे पहले एटीट्यूड आर लर्न, यह सीखी जाती है। एटीट्यूड हम जिस तरीके का अनुभव करते हैं, सामाजिक परिवेश हमारा कैसा है, क्या क्या चीज़ें हम एक्सपीरियंस करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उसके हेल्प से हम लोग एटीट्यूड को सीखते हैं। दूसरा है आपका, एटीट्यूड हैज़ एन ऑब्जेक्ट पीपल प्लेस और थिंग, यानी कि यह किसी न किसी चीज़ से ज़रूर संबंधित होती है, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है। जैसे हमारा दोस्त है कोई, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोचते हैं। एक व्यक्ति हो गया, किसी स्थान पर हम गए और हमको बहुत अच्छा फील हुआ, तो उसके बारे में हम अच्छा ही बात करेंगे, तो वो हमारा उस समय एटीट्यूड दर्शा रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, व्यवहार को यह प्रभावित करता है। जैसा हमारा एटीट्यूड रहेगा, हमारा व्यवहार भी उसी के अनुसार ही रहता है। जैसे अगर सुबह सुबह ही डांट पड़ी हो, तो उस समय हमारा व्यवहार कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला, और उसकी वजह से एटीट्यूड भी हमारा थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा, कोई भी चीज़ हमको समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका, एटीट्यूड इज रिलेटिवली स्टेबल फिनोमिना, इसका स्वरूप स्थायी एवं एकरूप होता है। ये चीज़ें बहुत हद तक नहीं सही हैं, क्योंकि एटीट्यूड कुछ समय तक स्थायी रहता है, धीरे धीरे वो परिवर्तित भी हो जाता है। बहुत बड़ी जब तक रीज़न कुछ आ जाए जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, कोई आपको बहुत अच्छे से समझा देता, बहुत नेक्स्ट लेवल पे समझा देता है, तो उस समय आपका एटीट्यूड क्या हो जाता है, नेगेटिव से चेंज होकर के पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। तो ये स्थायी प्रकृति का होता है, लेकिन कुछ बड़ा परिवर्तन उसमें आता है तो एटीट्यूड हमारा चेंज भी होता है। नेक्स्ट है, इसका संबंध व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जैसे बुद्धि हो गया, विचार हो गया, मानसिक प्रतिभा आदि से होता है। यानी कि जो आपका एटीट्यूड है वो पर्सनालिटी के अलग अलग चीज़ों से, जैसे आपकी मेंटल स्थिति, जैसे मैंने बताया कि अभी हम डांट सुने हैं तो हमारा उस समय पे दिमाग कम काम कर रहा होता है। हमारा बिहेवियर, हमारा जो थॉट है वो हमारा एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स रखता है तो उसका कभी भी आप पर्सनैलिटी देखेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो आपको। अब बात करते हैं प्रवृत्ति के प्रकार। प्रवृत्ति कितने प्रकार का होता है, तो कई तरीके के अलग अलग प्रकार हैं आपका। पहला है स्पेसिफिक एटीट्यूड, यानी कि विशिष्ट, और एक होता है आपका जनरल, मेंटल, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, ये तीनों नहीं सुना होगा। पहले इन लोगों को देख लेते हैं। सबसे पहला है विशिष्ट अभिवृत्ति, यानी कि स्पेसिफिक एटीट्यूड। इसमें क्या होता है, जब हम किसी विशेष के बारे में, किसी पर्सन हो गए, किसी वस्तु या किसी घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारी जो मनोवृत्ति होती है वो विशिष्ट होती है। जैसे एक छात्र का अपने शिक्षक के प्रति सम्मान या श्रद्धा का भाव, ये क्या है, उस पर्सन का, जो स्टूडेंट है, उसका मनोवृत्ति किसके प्रति है, अपने किसी एक स्पेशल टीचर के लिए है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिवृत्ति। वहीं पर सामान्य अभिवृत्ति मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन के बारे में ना बात करके पूरे के पूरे समूह के बारे में बात हो रहा हो, तो उस समय हमारी जो अभिवृत्ति रहती है वो सामान्य रहती है। जैसे जब हम लोग राजनीतिक दल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय जो दृष्टिकोण रहेगा वो किसी एक स्पेशल पर्सन को नहीं लेकर के पूरे दल के बारे में रहेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सामान्य दृष्टिकोण। वहीं पर एक आता है मानसिक दृष्टिकोण, मतलब जब मानसिक रूप से
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में पृथक पृथक अभिवृत्ति, यानी कि हम लोग जब मेंटल लेवल पर जैसे जैसे लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते हैं उसके अनुसार हमारी जो एटीट्यूड रहता है, मेंटल स्टेट रहता है, वो वैसा बनता है। जैसे सामाजिक अभिवृत्ति हमारी अलग होती है, जहाँ जिस समाज में हम जाते हैं उस समाज के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक, उसके अनुसार हम अपने एटीट्यूड को बनाते हैं। धर्म के साथ भी ऐसे ही है और सौंदर्य अनुभूति के साथ भी सेम थिंग है। नेक्स्ट है आपका सकारात्मक अभिवृत्ति। ये तो मुझे लगता है कि पता ही होगा आपको कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है, हमें पूरा विश्वास होता है, तो उस समय हमारा जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे प्रतिकूल, उसके प्रति हम लोग क्या देते हैं, अनुकूल प्रतिक्रिया देते हैं, उसके पक्ष में जब हम लोग बोलते हैं तो वो सकारात्मक रहता है। और इसी का जस्ट अपोजिट नकारात्मक, इसमें क्या होता है कि जब हम उस घटना या वस्तु के बारे में कुछ सुखद नहीं महसूस करते हैं तो उस समय जो हमारा एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हों। अब मनोवृत्ति में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट मतलब होता है उसके कौन कौन से घटक हैं, तो इसमें कुल 3 घटक हैं। इन्हीं तीनों के आधार पर आपका एटीट्यूड निर्धारित होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। तो अभिवृत्ति के 3 घटक हैं, हिंदी में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ABC कंपोनेंट। तो आपका MCQ में अगर बनता है तो इस तरीके से बन सकता है कि ABC का फुल फॉर्म क्या है। तो A का फुल फॉर्म क्या था आपका, अफेक्टिव, B का क्या था, बिहेवियरल, और C का क्या है, कॉग्निटिव। एक बार उससे आप देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब होता है कि जब हम लोग अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, जैसे किसी चीज़ के बारे में हमारी अभिवृत्ति तब बनती है जब हम उसके बारे में ज्ञान तथा सूचना को एकत्रित करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक घटक। जैसे गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये हमको कैसे पता चला, हम लोगों ने कैसे व्यवहार किया, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने डॉक्टर से सुना था, किसी से इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके अनुसार ही हम व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा है भावनात्मक, यानी कि भावना से ही पता चल रहा होगा, वो किससे जुड़ा होगा, हमारे भावनात्मक पक्ष से जुड़ा होगा, यानी कि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए या किसी इवेंट के लिए। जैसे एग्जांपल है, मुझे उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है जो रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, तो ये जो गुस्सा है वो क्या है, आपका इमोशनल है, इसके अनुसार आप व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट है आपका व्यवहारात्मक घटक। व्यवहारात्मक घटक मतलब क्या है कि जब हम लोग व्यक्ति की क्रिया को सम्मिलित करते हैं, जैसे मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे मेरा बॉस नहीं पसंद है, तो यहाँ पे जॉब जो छोड़ना है वो क्या है, एक एक्शन है। हम किसी पर्सन के लिए, किसी थिंग के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो वो व्यवहारात्मक तत्व होता है। इन तीनों को हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास जानकारी है कि हम लोग पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे पर्यावरण हमारा बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ करते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया होगा, आंदोलन चलाना आपके दृष्टिकोण को दर्शा रहा है, लेकिन जो आपकी जागरूकता है, जो आपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचा, वो किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। वहीं पर जब आप देखते हैं कि पूरे पेड़ पौधे हैं, उस पर फूल फल लगे हुए हैं, तो उससे आपको क्या होता है, प्रसन्नता मिलती है। तो वो जो प्रसन्नता वाली फीलिंग आ रही है आपको, वो क्या है, भावनात्मक घटक है। और सबसे लास्ट में आपका क्या है, व्यवहार। आपने क्या किया, आप उस अभियान में जाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं, तो ये जो आपकी सक्रिय रूप से प्रक्रिया है, जो भाग लेने की क्रिया है, उसे हम लोग किस में रखेंगे, भावनात्मक अभिवृत्ति से। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्य रूप से हम ये अपेक्षा करते हैं कि तीनों घटक में से एक संगति होगी, यानी कि जो भी आपका एक्शन और रिएक्शन होगा वो ABC तीनों को एकीकृत करके ही चलेगा। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आई हों और कौन कौन से तत्व हैं जो आपके एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है आपकी फैमिली और स्कूल का इन्वायरमेंट। जैसा आपका इन्वायरमेंट रहेगा, फैमिली का इन्वायरमेंट रहेगा, उसके अनुसार ही आपका एटीट्यूड रहेगा। वहीं पर दूसरी तरफ है पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि आपने
कैसा एक्सपीरियंस किया है, कैसा अनुभव किया है, उसके आधार पर भी आपका एटीट्यूड रहता है। और तीसरा है मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फिर बाकी सारी चीज़ों पे आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पर भी आपका एटीट्यूड निर्धारित होता है। और सबसे लास्ट में रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब होता है संदर्भित समूह, जिस समूह में आप बैठते हैं, उठते हैं, उस समूह से जो आप जुड़ते हैं और उसके अनुसार आप अपने एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं। आई होप आपको यही सब समझ में आया हो। इसका एक्सप्लेनेशन ये सारा नीचे दिया हुआ है, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आपको अगर मन करेगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका कि सकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे विकसित किया जाए। तो सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए आप सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बोलिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए और दूसरे के प्रति रुचि दिखाइए। जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी धीरे धीरे जरूर आएगी। और लक्ष्य निर्धारित करिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो ऑटोमेटिक आप नेगेटिव इंसान बन जाते हैं। और नकारात्मक विचारों को दिमाग से निकालिए, मेडिटेशन करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो एक सुनते भी होंगे कोट भी कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप दिमागी रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा। आत्मविश्वास को जगाएं, उत्तरदायित्व का ज्ञान करें और आशावादी बनें। नेक्स्ट है आपका धैर्य, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय, ये सारी चीज़ें अपने अंदर लेकर के आएं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पेज में ये समझाया गया है कि जैसे हम लोग रहते हैं वैसे बन जाते हैं, किस तरीके का हमारा थॉट प्रोसेस चलता है, वो आप लोग इस नोट्स से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप होने के चांसेस हैं। ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार बस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।